हो गया। तो लास्ट क्लास में अपना चल रहा था आरटी के पाथवे चल रहा था, जिसमें आरटी के में लास्ट पाथवे कौन सा था? PIP3 पाथवे, और दूसरा नाम क्या बताया था उसका? AKT पाथवे या mTOR पाथवे। हेलो, ये वो आधार इंस्टीट्यूट है ना, उसके बगल से रास्ता जा रहा है, वहाँ छोड़ना है इनको। होंडा के शोरूम के बगल से जा रहा है ना रास्ता, ये होंडा के शोरूम के जस्ट बगल से जा रहा है रास्ता। हाँ, तो फिर तो इनको पूछ लेना और उसमें लोकेशन लगा लेना ना आधार इंस्टीट्यूट की। हर्षा PG है वहीं पास में, हर्षा PG के नाम से है, वहाँ छोड़ना है। हर्षा PG, हर्षा पास में, ये 2 मिनट का रास्ता है वहाँ से ना। नई आई है लड़की, रास्ता नहीं मिल रहा उसको है ना PG का, उधर से इधर आ गई, और इधर से उधर नहीं पहुंच पा रही PG पे। तो अपना AKT या mTOR पाथवे चल रहा था, जिसमें आपको क्या बताया था? सबसे पहले एक रिसेप्टर होगा, मोनोमेरिक फॉर्म में होगा या डाइमेरिक फॉर्म में होगा? मोनोमेरिक फॉर्म में होगा। जब लिगेंड आके बाइंड करेगा तो डाइमेराइजेशन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? जो उसके अंदर टायरोसिन काइनेज वाली एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। उससे क्या होगा? रिसेप्टर का खुद का ही फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, जिसको ऑटो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। कौन से अमाइनो एसिड का होगा? टायरोसिन का। अब जैसे ही उसका फॉस्फोराइलेशन होता है तो एक दूसरी प्रोटीन के लिए वो बाइंडिंग साइट की तरह काम करता है। कौन सी प्रोटीन के लिए? GRB2 के लिए। GRB2 एक अडप्टर प्रोटीन है, जिसके पास में कौन कौन से डोमेन होते हैं? एक तो SH2 डोमेन और 2 SH3 डोमेन। SH2 डोमेन का और दूसरा नाम क्या था? फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन बाइंडिंग डोमेन। इसकी हेल्प से बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर के साथ में। और SH3 डोमेन से कौन बाइंड करेगा? कौन सा पाथवे पढ़ रहे हो आप? तो इसमें सॉस आया था क्या? इसमें जो अब AKT पाथवे में या रास मैप पढ़ रहे हो? रास मैप तो हो गया। अब मैं वो बता रहा हूँ ना, जो लास्ट पढ़ रहे थे ना। हाँ, अडप्टर प्रोटीन यहाँ पे किसको रिक्रूट करेगी? अब यहाँ पे एक एंजाइम होता है PI3 काइनेज। नहीं बताया था ऐसा? मैंने डायरेक्टली बाइंड करा दिया था ना, अडप्टर प्रोटीन वगैरह नहीं बताई थी उसमें। तो PI3 काइनेज आ गया है ना। PI3 काइनेज के पास में कौन सी एक्टिविटी है? PIP2 को किस में चेंज कर देता है? PIP3 में चेंज कर देता है, मतलब उसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा। जैसे ही उसका फॉस्फोराइलेशन होता है तो उसके ऊपर 2 प्रोटीन आके बाइंड होती हैं। कौन कौन सी? एक तो थी PDK, इसको बोलते हैं PI3 डिपेंडेंट काइनेज। दूसरी थी AKT। तो जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो PDK क्या करता है? AKT का फॉस्फोराइलेशन कर देता है। और AKT का जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होता है तो ये हो जाता है इनएक्टिव से एक्टिव। और एक्टिव AKT को ही क्या बोलते हैं? PKB, प्रोटीन काइनेज B। अब प्रोटीन काइनेज B एक्टिवेट होने के बाद में क्या क्या करता है? GSK3 ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज, उसका कर देता है फॉस्फोराइलेशन, जिससे वो हो जाता है इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ये ग्लाइकोजन सिंथेज का फॉस्फोराइलेशन नहीं कर पाएगा, तो ग्लाइकोजन सिंथेज अपनी एक्टिव फॉर्म में ही रहेगा। ये क्या करता था एक्चुअल में? ग्लाइकोजन सिंथेज का फॉस्फोराइलेशन करके उसको इनएक्टिव कर देता था, लेकिन अब खुद ही इनएक्टिव है तो उसको इनएक्टिव नहीं कर पाएगा, वो रहेगा एक्टिव। जब वो एक्टिव रहेगा तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ग्लाइकोजन सिंथेज काम करेगा अपना। पाथवे समझ में आ गया? कल आपको पाथवे बताया था ना, AB को ब्लॉक करता है। समझ में आ गया सबको? अच्छा, फिर उसके बाद में इसी में दूसरा पाथवे था mTOR पाथवे ना इसी में। तो PKB क्या करता है? आज 20 तारीख है, 21 है? 21 है ना। तो परसों के दिन अपना चंद्रयान 3 जो है ना वो उतरेगा ना चंद्रमा की सरफेस पे। और रसिया का जो लूना था वो क्रैश हो गया है। रसिया ने भी भेजा था, रसिया ने भेजा था। अरे मैं बता देता हूँ तो
रसिया का था मिशन, लूना नाम से था, वो क्रैश हो गया अभी। चंद्रमा के 2 सतह, जैसे अपने अर्थ किया ना साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ऐसे ही नॉर्थ पोल तो सबको दिखता है, वो वाला फेस है। साउथ पोल अपोजिट वाला फेस है जो अपने को नहीं दिखता। जो अर्थ की साइड में वो नॉर्थ है और अपोजिट डायरेक्शन में साउथ है। जिस पे अंधेरा रहेगा या उजाला रहेगा, जिस पे मोस्टली अंधेरा ही रहता है। तो नॉर्थ पोल पे तो अब तक बहुत सारे लोगों ने भेज दिए अपने, लेकिन साउथ पोल पे अभी भी किसी ने नहीं भेजा है। अगर जाएगा तो सबसे पहले किसका जाएगा? इंडिया का जाएगा। साउथ पोल पे अभी किसी का नहीं गया ना। ये भी साउथ पोल पे भेजने की कोशिश की थी रसिया ने, तो उसका भी हो गया क्रैश। अब इंडिया ने जो बनाया है वो फेल्योर मॉडल पे बनाया है, मतलब पहले से ही पॉसिबिलिटी बताई है कि अगर इस तरीके से फेल्योर हुआ तो इसका क्या समाधान है। मतलब पहले से ही 4-5 तरीके उसमें सेट करके भेजे हैं कि मतलब इस तरीके से ऐसे फेल हो गया मान लो तो उसका ये समाधान होगा तुरंत ही। अगर इस तरीके से फेल हुआ तो उसका ये समाधान होगा। मतलब फेल्योर के तरीके होते हैं, जैसे पिछली बार अपना क्रैश हुआ तो कोई ना कोई खामी थी उसमें, तो ऐसी 4-5 कमी जिनकी वजह से क्रैश होते हैं मोस्टली, उन सबको सोच के उनका समाधान करके पहले ही भेजा है। तो अपने फेल होने की संभावना है 10%, बाकी 90% केस में अपना पहुंच ही जाएगा। पिछली बार भी लगभग अपना सक्सेस ही था, वो तो पहुंचते पहुंचते रह गया बस। चलो अब है ना, एमटोर पाथ भी देखो। AKT का अगर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो ये क्या करता है? एमटोर को एक्टिव करेगा या ब्लॉक करेगा? तो पहले तो कैसा था एमटोर, और अब कैसा हो गया? एक्टिव। और ये भी किसको प्रमोट करता है? सेल डिवीजन को। सेल डिवीजन और ग्रोथ को प्रमोट करके जाता है ये। एमटोर भी क्या करता है? मतलब पूरा जो आपका आरटीके पाथवे है वो एक्चुअल में पूरा ही ग्रोथ का पाथवे है। अगर आरटीके के कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो ग्रोथ होगी या नहीं होगी? ग्रोथ होगी, है ना। पूरा आरटीके पाथवे ग्रोथ का पाथवे है। और एमटोर क्या करता है? एक प्रोटीन होती है 4EBP, इस प्रोटीन के साथ में बाइंड रहता है 4E। ये क्या कर देगा? इसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा। तो 4EBP इसका हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन, प्लस ये हो जाएगा 4E फ्री। और जैसे ही 4E फ्री होता है तो ये किस काम में आता है? शिवानी किस काम में आएगा ये? 4E नहीं आता कहीं भी। किस काम में आता है? ट्रांसलेशन में। 4E के बिना ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो 4E पहले किसके साथ में बिजी रहता है? 4EBP, 4E बाइंडिंग प्रोटीन। ये इसको बिजी करके रखती है। जब तक ये बिजी रहेगा इसके साथ में तब तक ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही AKT आता है तो इसका फॉस्फोराइलेशन करके इसको फ्री करा देता है 4E को, और जैसे ही 4E फ्री होगा तो ये ट्रांसलेशन के लिए चला जाएगा। तो कुल मिला के प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। समझ में आ गया एमटोर पाथवे? ये है आपका एमटोर पाथवे। और ये यही कर देता है फॉस्फोराइलेशन AKT। किसको? ये एमटोर पाथवे रहा ना। अब अलग अलग डायग्राम नहीं बना पड़े, एक में बना लो आप। पूरा का पूरा ग्रोथ का पाथवे है ना ये आरटीके वाला। पर आपको इतना याद रह जाएगा क्या? नहीं, याद एक बार तो हो जाएगा, लेकिन जब तक याद करते रहोगे तब तक याद रहता है ना सिग्नलिंग वाला पार्ट। आज इस खत्म हो जाएगी ना सिग्नलिंग, कल से आपका सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। सेल बायो 35 से 40 नंबर की है आपकी, और ज़्यादा की आ जाती है ना मिलामलू के इधर उधर से। 20 नंबर आप ले आते हो तो वो 100% मान के चलो ना कि सेल बायो अपनी 100% कंप्लीट है। देखो एक क्वेश्चन तो पक्का साइटोस्केलेटन से आएगा, एक क्वेश्चन 100% सेल डिवीजन से आएगा,
सिग्नलिंग से 2 क्वेश्चन कम से कम 4-4 नंबर के आएंगे, कम से कम हर साल आते हैं वो तो। एक क्वेश्चन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से आएगा, नर्व इम्पल्स से आएगा एक क्वेश्चन। तो जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया उसको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो, और जो टॉपिक नहीं समझ में आया है उसको पूरा पूरा छोड़ दो। सोनिया समझ में आ गए? सेल बायो याद हो रही है कि थोड़ी बहुत? बाकी तो कोई समाधान नहीं है, इसको तो बार बार रिवाइज ही करना पड़ेगा, यही समाधान है। और साथ में क्वेश्चन लगा लोगे इसके तो थोड़ी सी दिमाग में सेट हो जाती है। नया क्वेश्चन किए क्या इसके घर जाके? फिर नहीं किए? मेरे को कराने पड़ेंगे। अब कल सब लोग कैट लिस्ट लेके आओगे अपनी अपनी, कल इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी। आज टाइम मिलेगा तो कुछ क्वेश्चन आज कर लेंगे। हो गया? मिटाया जाए इसको। अब तीसरा पाथ में लिखो, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। TGF अल्फा भी होता है, अपने को भी बीटा से काम ओनली। सपना समझ में आ गया TGF बीटा? सपना को तो अब समझ में आता है सब कुछ। तो ये कौन सा रिसेप्टर है आपका? TGF बीटा। अभी इसके ऊपर कोई लिगेंड आके बाइंड नहीं हुआ है ना। जब लिगेंड इसके ऊपर आके बाइंड होता है तो क्या हो जाएगा? डाइमराइजेशन। और इसके पास में इसका हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन होने से एक प्रोटीन के लिए किसकी तरह काम करेगा? ये रिक्रूट करने का काम करेगा, मतलब अडाप्टर प्रोटीन को रिक्रूट करने का काम करेगा ना यहाँ पे ये। तो इस प्रोटीन का नाम है स्मैड। क्या नाम प्रोटीन का? स्मैड। ये स्मैड प्रोटीन इसके ऊपर आगे क्या हो जाती है? दूसरे स्टेप में करेंगे ना फॉस्फोराइलेट। तो स्मैड प्रोटीन का क्या हो जाता है? यहाँ पे आके फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। तो ऐसे एक ही बाइंडिंग साइट नहीं होती ना, ऐसे बहुत सारी बाइंडिंग साइट होती है ना स्मैड के लिए। और रिसेप्टर भी एक नहीं होता, बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं। तो जैसे ही इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है उसके बाद में यहाँ से क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। और डिसोशिएट होने के बाद में
ये तो वही SH2 डोमेन होगा और यहाँ पे क्या हो गया, इसका फॉस्फोराइलेशन हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्मैड प्रोटीन, क्या इस पे SH3 नहीं है, हाँ, तो ऐसे बहुत सारे स्मैड फ्री होके यहाँ से फॉस्फोराइलेट होके ऐसे साइटोप्लाज्म में हो जाएंगे ना। अब इस साइटोप्लाज्म में आके क्या करते हैं, डायमर बना लेते हैं। इसके साथ में जो फॉस्फोराइलेटेड डोमेन होता है वो इसके साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। और इसके पास में भी तो SH2 डोमेन था, तो इसका जो फॉस्फेट होगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, ये डायमर बना लेते हैं। और ये डायमर जो है यही काम करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। सीधा कहाँ पे जाएगा अब ये, न्यूक्लियस में। तो अब जाएगा न्यूक्लियस में और किसके ऊपर जाके बाइंड कर जाएगा, जो इसका रेस्पॉन्स एलिमेंट होगा। क्या नाम होगा, स्मैड रेस्पॉन्स एलिमेंट, उसके ऊपर जाके कर जाएगा बाइंड और इसका क्या कर देगा, ट्रांसक्रिप्शन। और इससे जो प्रोटीन बनेगी वो उसको सेल डिवीजन को इनहिबिट करने वाली प्रोटीन बनती हैं। जैसे RTK से तो कौन सी प्रोटीन बनी थी, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करके जाती हैं, और इससे बनने वाली प्रोटीन इनहिबिट करके जाएंगी। जैसे कि आगे आपका है ना P53 बन सकता है, P27 बन सकता है, ये सब क्या करते हैं, सेल डिवीजन को इनहिबिट करते हैं। और आपकी INK4 फैमिली बन सकती है, INK4 ये भी इनहिबिटर होते हैं ना सेल डिवीजन के। वो तो बाद में जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ना, है क्या P21, क्या ये मोनोमर की फॉर्म में आके बाइंड करते हैं, फिर वहाँ से एक्टिवेट होने के बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में ये एक्टिव फॉर्म इनकी डायमर बनाती है, और डायमर बनने के फॉस्फोराइलेशन तो मोनोमर का होता है पर्टिकुलर, लेकिन कहाँ पे, यहाँ पे ये तो सिंगल स्मैड बाइंड हो रही है, वो आप डायमर कर लेना। ये समझ में आ गई, यहाँ पे मोनोमर की फॉर्म में बाइंड होते हैं, फिर एक्टिव होने के बाद में साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म में खुद डायमर बनाते हैं, और डायमर बनते ही ये एक एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। सीधा कहाँ पे जाएगा, फिर न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में इसका एक रेस्पॉन्स एलिमेंट होगा, उस पर बाइंड करके उसको क्या करा देगा, ट्रांसक्रिप्शन करा देगा। और इस यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो ऐसी जीन होती हैं जो कि सेल डिवीजन को इनहिबिट करके जाती हैं, और RTK के थ्रू बनने वाली जीन सेल डिवीजन को प्रमोट करती हैं। तो ये दोनों रिसेप्टर एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। ये तो चाहता है कि सेल डिवीजन की रेट स्लो हो, और वो चाहता है कि सेल डिवीजन की रेट फास्ट हो, तो दोनों रेगुलेटरी वे में काम करते हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन होता है। अगर इसमें हो जाए म्यूटेशन तो क्या होगा, कैंसर हो जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन फिर नहीं रुक पाएगा तो कैंसर हो जाएगा। अगर RTK म्यूटेशन हो जाए तो अपोप्टोसिस हो जाएगा। तो ये स्मैड कोई एक नहीं होते ना, ऐसी बहुत सारी स्मैड प्रोटीन है, स्मैड 1, 2, 3 ऐसे हमने कैटेगराइज कर रखा है उनको। किसकी फुल फॉर्म नहीं करनी है आपको, क्वेश्चन भी आया हुआ है वैसे, एक बार स्मैड का टाइप पूछा, लेकिन आपको नहीं याद रखना है ना, कोई एक आध क्वेश्चन आया है 8-10 साल में। मतलब ऐसी बहुत सारी स्मैड है, जैसे स्मैड 1, तो उसमें आपको याद रखना पड़ेगा ना स्मैड 1 कहाँ पे काम आती है, स्मैड 2 कहाँ पे काम आती है, लेकिन ये याद नहीं रखना आपको। कोई एक आध क्वेश्चन आता है 8-10 साल में तो उसको छोड़ देना, इतना कौन याद रखेगा ना, यही याद रह जाए आपको, वो भी बहुत है। तो दीपिका ये होमोडाइमर भी बना सकते हैं और हेटेरोडाइमर भी बना सकते हैं। जैसे स्मैड 1 आपस में मिलकर होमोडाइमर बनाएंगे, और स्मैड 1 और स्मैड 2 हेटेरोडाइमर बनाएंगे। रमेश समझ में आ गया पाथवे? पहले से आता है कि तभी आवाज हो रही है?
और आप लोग एक साथ क्यों बैठते हो, अलग अलग बैठा करो ना, अलग 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 पंक्तियों में बैठा करो। ये एक विलेज है पंगती। महेंद्र, ये नाम सुना है क्या, बाहुबली? बाहुबली ये नाम सुना है क्या, पंगती? सुना है किसी ने पंगती? नहीं सुना? कहाँ पे सुना है? वो अलग पंक्ति होती है जीमने वाली, वो ये वाली पंक्ति होती है। नहीं, मेरे को भी इसी से याद आया, पंक्ति से पंक्ति होता है। नागालैंड का एक विलेज है ये पंक्ति, गांव का नाम है ना पंक्ति। ये विलेज इसलिए फेमस है, इसको द फाल्कन सिटी के नाम से जाना जाता है। एक बर्ड होता है अमूर फाल्कन, सुना देखा है आपने, ये देखा हो या सुना हो? ये जो बर्ड है ये माइग्रेशन के लिए फेमस है। ये साइबेरिया से चलता है और अफ्रीका में माइग्रेट होके जाता है। साइबेरिया से अफ्रीका की डिस्टेंस है 12,000 किलोमीटर, इतना चल के जाता है ये। और बीच में केवल एक बार ही स्टे लेता है, वो भी कहाँ पे, इस पंक्ति गांव में ना, जो अपने नागालैंड में पड़ता है ना, इंडिया में। यहाँ पे स्टे करता है एक बार। क्या? बाज की एक प्रजाति है ये, बाज होता है ना, बाज, उसकी एक प्रजाति है ये अमूर फाल्कन। देखो 7,000 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलता है, पूरा जो इंडियन ओशियन है ना उसको एक बार में क्रॉस कर जाता है पूरे को। 7,000 किलोमीटर कितना होता है जानते हो ना? मतलब साइबेरिया से आएगा, साइबेरिया से उड़ता है, फिर एक बार नागालैंड में रुकेगा। सारे मतलब ऐसे लाखों की संख्या में आते हैं एक साथ, और उसमें ये बरसात के सीज़न में रुकते हैं। वहाँ पे वो तीतरी जानते हो ना, तीतरी, ड्रैगन फ्लाई वगैरह, हाँ, तो तीतरी बरसात के सीज़न में ज़्यादा आती है वहाँ पे, तो उन तीतरी को खाते हैं उस टाइम पे। तो प्रोटीन वगैरह की पूर्ति करके 2 महीने रुकते हैं वहाँ पे। 2 महीने रुकने के बाद में फिर उड़ना स्टार्ट करते हैं। फिर नॉन स्टॉप 7 दिन की विजिट यात्रा करते हैं, नॉन स्टॉप 7 दिन उड़ते हैं, फिर पहुँच जाते हैं। तो पहले वहाँ के जो आदिवासी लोग थे वो इनका खूब शिकार करते थे, फिर सरकार ने अब प्रतिबंध लगा दिया है। अब वहाँ के लोग प्यार करने लग गए इनसे ना, अब नहीं शिकार करते। अब क्या है, वहाँ पे विजिटर्स आने लग गए ना इनकी वजह से, तो अब वहाँ पे वैसे ही बहुत सारा पैसा होने लग गया ना गाँव वालों के पास में। मिटाया जाए इसको, समझ में आ गया? ये लिख लो, ये सेल डिफरेंशिएशन का पाथवे है, कोश का विभेदन बोलते हो ना, सेल डिफरेंशिएशन पाथवे है, और आरटी के ग्रोथ पाथवे था।
किसका पाथवे होता है ये? सेल डिफरेंशिएशन का पाथवे है ये। अगर TGF बीटा में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? कैंसर हो जाएगा। लिख सकते हो लाइन आप, है ना, म्यूटेशन इन TGF बीटा कॉज कैंसर। पीयूष नहीं आएगा आज? चलो अब समझो, देखो दो तरह की अपने पास में अब जीन हो गई ना, एक तो TGF बीटा वाली जीन और दूसरी हो गई RTK वाली जीन। म्यूटेशन भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, एक होता है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में तो क्या होता है, उसकी एक्टिविटी काम ही नहीं करेगी, और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में उसकी एक्टिविटी और ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ओवर एक्सप्रेशन टाइप में काम करेगा वो। तो अगर TGF बीटा का ओवर एक्सप्रेशन हो जाए या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी और बढ़ जाए, तो क्या होगा? TGF बीटा की एक्टिविटी बढ़ जाए तो क्या होगा? अपोप्टोसिस हो जाएगा। और RTK में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो कैंसर हो जाएगा। और RTK में अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? अपोप्टोसिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात में पढ़ते हैं, जैक स्टेट। इसको बोलते हैं जेनस काइनेज। किसमें? TGF बीटा में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा तो अपोप्टोसिस हो जाएगा। अभी वैसे पढ़ेंगे कैंसर अपोप्टोसिस। ये आपकी एक यूनिट है पूरी, जो सिग्नलिंग आपको पढ़ाई है ना, आपके CSIR के सिलेबस में पूरी एक यूनिट है ना सिग्नलिंग के नाम से। तो आज 5वां दिन है, आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आज था CFTR का पूरा नाम जाना है? CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस, फिर RC रेगुलेटर। फुल फॉर्म तो वैसे भी अपने एग्जाम में तो नहीं आती है ना फुल फॉर्म, अपने में तो शॉर्ट फॉर्म आ जाती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये होता क्या है, मतलब कोई ऐसी शॉर्ट फॉर्म डाल देता है जो आपने नहीं पढ़ी हो, उसका पूरा नाम नहीं पढ़ा हो। तो जैसे पूरा नाम तो आपने पढ़ा है लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ी आपने, तो वो शॉर्ट फॉर्म डाल दी तब दिक्कत हो जाती है। तो अब कौन सा पढ़ रहे हैं? जैक स्टेट पढ़ेंगे ना। पहले ये समझो जैक का मतलब क्या होता है। जैक का मतलब सब जानते हो ना, ये अंग्रेज लोग है ना 400 साल इंडिया में शासन कर गए, लेकिन वो आज तक नहीं समझ पाए कि ये जैक और जुगाड़ क्या होती है। मतलब इंडिया में कोई काम किसी से भी नहीं होगा, फिर किससे होगा? वो जैक जुगाड़ से होता है। तो अंग्रेज लोग आज भी रिसर्च कर रहे हैं कि ये है क्या जैक जुगाड़, जिससे सारे काम बन जाते हैं ना जैक जुगाड़ से। तो जैक का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन जो रोमन नाम सुना है आपने, रोमन साम्राज्य, ये रोमन और लैटिन। तो रोमन साम्राज्य में जैसे अपने यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता है ना, जैसे अपने यहाँ पे 9 देवी है, 11 हाथ वाली देवी भी है। ऐसे ही रोमन साम्राज्य में एक 2 मुँह वाली देवी हुआ करती थी। तो उस वहाँ पे 2 मुँह वाले देवी या देवता को क्या बोलते थे? जेनस बोलते थे। तो वहीं से यहाँ पे एक नाम आया है जेनस। यहाँ पे अपने पास में एक रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर के पास में 2-2 काइनेज एक्टिविटी होंगी। मतलब एक ही रिसेप्टर, एक रिसेप्टर के पास में 2-2 काइनेज एक्टिविटी हो गई। तो वो देखने में कैसे हो गया? 2 मुँह वाला जो देवी देवता होता है ना, उस जैसा अपीयरेंस में हो गया, इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया? जेनस नाम रख दिया। और आगे काइनेज एक्टिविटी है, स्टेट का पूरा नाम आपके सामने लिख दिया। तो जेनस समझ में आगे कहाँ से आया? प्राचीन रोमन साम्राज्य में 2 मुँह वाले देवी और देवता को बोलते थे जेनस।
और अपनी जो बायोलॉजी है उसमें मोस्टली जो वर्ड हैं वो हम पढ़ते हैं ना कि ये लैटिन भाषा के इससे लिया गया है, ऐसा पढ़ते हो ना आप। तो लैटिन भाषा को ही हमने क्यों अपनाया, मतलब जो भी बायोलॉजी में जैसे हम पढ़ते हैं इकोलॉजी, यह लैटिन भाषा के ओइकस प्लस लॉगस से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसा क्या है इस लैटिन भाषा में कि डेड लैंग्वेज है। तो डेड लैंग्वेज से क्या होता है, डेड लैंग्वेज का मतलब तो जानते हो ना अरे डेड लैंग्वेज आपने बोल दिया, मतलब तो जानते हो ना डेड लैंग्वेज का, मरी हुई भाषा, इसमें जान नहीं हो। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है जो अभी बोलचाल में उपयोग में नहीं ली जाती है, मतलब कभी बोलचाल में उपयोग में ली जाती थी, आजकल वो नॉर्मल बोलचाल में उपयोग में नहीं ली जाती, उस भाषा को बोलने वाले लोग जा चुके दुनिया से। तो अब वो भाषा एग्जिस्ट नहीं करती है ना, कोई उसको कोई बोलता नहीं है, मतलब उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो किताबों में है, लेकिन अब उसको कोई नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज में नहीं लेता है, वो है डेड भाषा। अब इस डेड भाषा को उपयोग में एक्चुअल में इसलिए लिया गया क्योंकि आपको पता है कोई भी भाषा हो टाइम के साथ में वो चेंज हो जाती है। जैसे आज आपकी जो मारवाड़ी भाषा है वो 2-4 हज़ार साल बाद में ऐसी नहीं रहेगी, बोलते बोलते टाइम के साथ में उसमें क्या आ जाता है, चेंजमेंट आ जाता है। जैसे टर्म तो होता है हेड एक, लेकिन बोलते बोलते हम उसको क्या बोलते हैं, हेडेक बोल देते हैं। मतलब जो अपने को अपनी ज़ुबान से जो जितना आसानी से बोला जाता है वो ही हम उसको बोलते हैं। तो धीरे धीरे उसमें क्या है, उसके बहुत सारे डेरिवेटिव बनते जाते हैं और जो उसका मूल शब्द होता है वो गायब ही हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में मूल रूप इसका था क्या। तो अब जो डेड भाषा होती है उसमें कोई चेंजमेंट आएगा नहीं आएगा, डेड भाषा को बोल नहीं रहे लोग तो उसमें चेंजमेंट कहाँ से आएगा। तो वो एक बार जो है वो हमेशा के लिए क्या रहेगी, अब फिक्स रहेगी, उसमें कोई डेरिवेशन नहीं आएगा। तो इस वजह से हमने डेड भाषा को चुना कि जो एक शब्द है वो हमेशा के लिए वो ही रहे, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आए। तो अब लैटिन भाषा जो है नॉर्मल बोलचाल में यूज में नहीं ली जाती। और अगर अपनी मारवाड़ी को ले लें तो मारवाड़ी आज तो है, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन क्या 10,000 साल बाद में यही मारवाड़ी रहेगी, पता नहीं क्यों। चेंजमेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि आधा गांव बाहर काम कर रहा है, वो आएगा तो गांव वालों को 2 नए शब्द सिखा के चले जाएंगे। तो क्योंकि आपको पता है वैसे भी मारवाड़ी लोग तो बाहर ही रहते हैं, जब वो गांव में आएंगे तो कोई ना कोई नया शब्द तो सिखा के जाएंगे। अब वो धीरे धीरे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में वो यूज में लिया जाता है। तो एक्चुअल में वो शब्द मारवाड़ी का तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो मारवाड़ी का बन जाएगा। अब आने वाली जनरेशन को थोड़ी पता है कि मारवाड़ी का था या नहीं था, तो ऐसा हो जाता है ना। इसलिए क्या है, लैटिन भाषा को हमने चूज़ किया है क्योंकि अब उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक सेल थी, इसके पास में ये था रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के पास में जैसे ही कोई लिगेंड आके बाइंड करेगा तो इसके पास में जो काइनेज एक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ था, इसमें होता है क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। मतलब ये वाला जो रिसेप्टर है ये तो सामने वाले को फॉस्फोराइलेट करता है और ये वाला इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, इसको बोलते हैं हम क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। इस वाले ने तो इसको कर दिया और इस वाले ने इसको कर दिया, तो इसको क्या बोला है हमने, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। कौन सा एंजाइम था इसके पास में, जैक काइनेज था। और एक काइनेज एक्टिविटी थी उसके पास में या 2 काइनेज एक्टिविटी थी, 2 काइनेज एक्टिविटी थी, है ना। अब जैसे ही इसका क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो गया तो अब इस रिसेप्टर के ऊपर कोई बाइंड करेगा या नहीं करेगा, करेगा बाइंड। कौन बाइंड करता है, रिसेप्टर के ऊपर किसको बाइंड कराओगे, अब कोई भी अडेप्टर प्रोटीन आती है, तो यहाँ पे अडेप्टर प्रोटीन का नाम होता है STAT। जैसे स्मेट के बहुत सारे आइसोमर होते हैं ऐसे ही स्टेट के भी बहुत सारे आइसोमर होते हैं। और ये जो रिसेप्टर है ना जैक, इस रिसेप्टर के भी बहुत सारे आइसोमर हैं, जैसे जैक 1, जैक 2, जैक 3, TYK2, ऐसे बहुत सारे इसके आइसोफॉर्म हैं। लेकिन अभी आपको याद नहीं रखने, अभी आपको याद रखना है कि एक जैक नाम की चीज़ होती है बस, है ना। और उसका जब क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो कौन आके बाइंड करता है, स्टेट। स्टेट का पूरा नाम क्या है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
अब जैसे अभी हमने स्मैट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन किया था, अब इसका भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। तो फॉस्फोराइलेशन होने से ये हो जाएगा, हाँ HTAT, इसका क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया। तो ऐसे एक स्टेट का फॉस्फोराइलेशन हो गया, बहुत सारे स्टेट का फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, बहुत सारे स्टेट का हो जाएगा ना। तो ये भी होमोडाइमर भी बना सकते हैं और हेट्रोडाइमर भी बना सकते हैं। अगर सेम सेम जुड़ेंगे तो होमोडाइमर, अगर डिफरेंट टाइप के जुड़ेंगे तो हेट्रोडाइमर। तो ये अब आरती दोनों जुड़ गए स्टेट। अब ये एक्टिवेट हो गया, जुड़ने के बाद में किसकी तरह काम करेगा ये, अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। तो कहाँ पे जाएगा, अब ये कहाँ पे जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में जाने के बाद में क्या करेगा, जो भी इसका स्टेट रेस्पॉन्स एलिमेंट होगा उसके ऊपर क्या करेगा, ये बाइंड करेगा और जीन का क्या करेगा, एक्टिवेशन करेगा। ये कौन सा इम्यून सिस्टम में काम आता है शायद, है ना ये वाला पाथवे, तो इसको लिख लेना ना, इम्यूनो सिस्टम में काम आएगा ये पाथवे। यहाँ पे SRE का मतलब क्या है, स्टेट रेस्पॉन्स एलिमेंट, और वहाँ पे क्या था, स्मैट रेस्पॉन्स एलिमेंट। तो यहाँ पे जो अडप्टर प्रोटीन है वो डायरेक्ट एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती है। ये जो अडप्टर प्रोटीन है वो डायरेक्ट किसकी तरह काम कर रही है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह। इसमें कोई बीच में इंटरमीडिएट स्टेप आया कि G अल्फा बीटा गामा नहीं आया ना, डायरेक्ट ही ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम किया है। स्वाद में ज़्यादा ठंडा पानी मत पी जाना, नहीं तो गला खराब हो जाएगा ना, सीजन खराब चल रहा है अभी।
वैसे प्रकाश ने बोला भी था कि सर अब ये घड़ी मत पहनना, वो मैं आपको ला रहा हूँ। ये तो सर ले जाने वाले को भी सोचना चाहिए। कोई ना ले ये गिफ्ट है। साक्षी का तो बढ़िया भी दोस्त था। सर मैं विकास को खूब समझाया, उसमें सर की गलती नहीं है। कोई घंटे में बाहर है वो के उसको कैसे क्लास में जल्दी से कोई नहीं। क्लास में जो पर्टिकुलर नाम मिला ना, मैंने से बोल रहा था ऐसे मतलब क्लास में नाम मिला आ जाएगा वो नाम से मैंने भी दूसरा। समझ में आ गई बात में? अब आपको ध्यान हो तो आपके मैंने 2 पेज छुड़वाए थे कभी। किस में छुड़वाए थे? साइटोस्केलेटन में। किसके लिए छुड़वाए थे वो? ऊपर हेडिंग डलवाई थी साइटोस्केलेटन सिग्नलिंग। साइटोस्केलेटन के बाद में छुड़वाए थे, है ना? साइटोस्केलेटन तो याद रहनी होगा आपको, 2 पेज जरूर ध्यान है ना कि छुड़वाए थे। तो पूजा न्यूक्लिएशन क्या होता है? न्यूक्लिएशन क्या बताया था न्यूक्लिएशन के बारे में? जो भी 2 लाइन आपको ध्यान हो वो बता दो। क्या बताया था न्यूक्लिएशन के बारे में? ये किसी भी रिएक्शन का लास्ट वाला स्टेप होता है, स्टार्टिंग। और स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो होगा। तो लॉग फेज या लैग फेज? कौन सी फेज होती है? लैग फेज होती है ना। अब लिखो साइटोस्केलेटन सिग्नलिंग, या इसको बोलते हैं साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट। साइटोस्केलेटन रीअरेंजमेंट। जीपीसीआर पीएलसी वाला पाथवे किस किस को याद है? जीपीसीआर पीएलसी बिना देखे हाँ वही सी। अगर नहीं याद है तो 2 मिनट मौन धारण करके उसको देख लो, है ना? जीपीसीआर पीएलसी, जीपीसीआर पीएलसी वाले पाथवे को।
इस संडे को टेस्ट होगा आपका, जो अगला संडे आ रहा है ना, सेल बायोलॉजी का होगा ना कंप्लीट। आज तो एवोल्यूशन का होगा 4 बजे। क्या 5 बजे करते हैं उसको? तो 4 बजे से 5:30 बजे तक। अब देखो मैं वैसे डाल दूं तो आप देते नहीं हो, इसलिए वो फिक्स टाइम भी डालना होता है। पहले मैंने ऐसे भी डाल के देख लिया कि आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन उसको कोई नहीं देता फिर, इसलिए फिक्स टाइम कर दिया कि इतने बजे ही आपको देना पड़ेगा। अब इस संडे को जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 2000 रुपये का कुछ भी गिफ्ट में दिया जाएगा। इस संडे को पूरी सेल बायोलॉजी का टेस्ट होगा, जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा, देख लो अब कौन लाता है आप में से। क्या क्लास में बैठ के करवा लेंगे। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा अपने ज़रूरत का सामान बता देना कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, 2000 रुपये तक का आइटम। तो वो सांत्वना पुरस्कार मिलेगा उनको। देख लो, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। और ज़रूरत का सामान दिया जाएगा ना, जो भी आपको हो बता देना। अमेजन फ्लिपकार्ट से आप खुद भी ऑर्डर करा सकते हो। जीपीसीआर पीएलसी पाथवे देख लिया? जीपीसीआर पीएलसी पाथवे याद हो गया सबको? देखो जीपीसीआर पीएलसी पाथवे में क्या था, अपने पास में एक जीपीसीआर रिसेप्टर था, उसके ऊपर जब कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड करता है तो उसकी जीईएफ एक्टिविटी हो जाती है एक्सपोज, और वो किसको एक्टिवेट करेगी? ट्राइमेरिक जो जीटीपीएच था जी एल्फा, उसकी जीडीपी को जीटीपी में चेंज कर दिया जाएगा। और ट्राइमेरिक जीटीपीएच डिसोशिएट होने के बाद में जी एल्फा कहाँ पर जाएगी? अपने इफेक्टर के पास में। इफेक्टर कौन था? एडेनाइड साइक्लिस था, नाम ही उसका पीएलसी है। तो पीएलसी बीटा था यहाँ पे, है ना। पीएलसी बीटा को एक्टिवेट करने के बाद में पीएलसी बीटा क्या करेगा? PIP2 को IP3 प्लस DAG में चेंज कर देगा। तो DAG तो रह जाएगा मेम्ब्रेन में ही बाउंड, वो खुद भी एक क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर है। वो प्रोटीन काइनेज C के लिए काम करता है। किस किस के साथ में मिलके? फॉस्फोटाइडिल सेरीन प्लस कैल्शियम आयंस, दोनों के साथ में मिलकर प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा। और जो आपका IP3 है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो डिसोशिएट होने के बाद में वहाँ से डिफ्यूज होके जाएगा ER के पास में। और ER के पास में जो IP3 गेटेड कैल्शियम चैनल है उनको करेगा ओपन, तो कैल्शियम आता है बाहर। साइटोप्लाज्म में जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा तो एक प्रोटीन थी काल मॉड्यूलिन, उसके साथ में बाइंड करके उसको करेगा एक्टिवेट करने के बाद में काल मॉड्यूलिन जाएगा कैम काइनेज के पास में, और कैम काइनेज को एक्टिवेट करके बहुत सारे बाद में प्रोटीन थी जिनको एक्टिवेट करवाएगा ना। कैम काइनेज तक का पाथवे जो है वो कॉमन पाथवे है, यहाँ से आगे पाथवे डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ पे कैम काइनेज ने किसको एक्टिवेट किया था? मायोसिन लाइट चेन के काइनेज को एक्टिवेट किया था फॉस्फोराइलेट करके। और मायोसिन लाइट चेन ने काइनेज ने क्या किया था? मायोसिन लाइट चेन का फॉस्फोराइलेशन कर दिया, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। अब वापस से मसल को अगर रिलैक्स करना हो तो उसको उठाने के लिए कौन आता है? फॉस्फेटेज आता है। और उस फॉस्फेटेज का पाथवे क्या था? उसके लिए 2 सेल सिग्नलिंग थी, एंडोथीलियल सेल और स्मूथ मसल सेल की सिग्नलिंग थी, है ना। तो एक तरह से पैराक्राइन सिग्नलिंग का एग्जाम्पल था। तो उसमें एक सेल में तो NO बना था और वो डिफ्यूज होकर दूसरी सेल में गया, वहाँ पे किसको एक्टिवेट किया? ग्लूटामेट साइक्लेज को।
ग्वानिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया था। और लास्ट में जाके कौन एक्टिवेट हुआ था? MLC फॉस्फेटेज। तो वो क्या करता है? मायोसिन लाइट चेन से फॉस्फेट को हटा देता है और मसल वापस से रिलैक्स हो जाती है। अब देखो यहाँ पे जो पाथवे है वो आधा पाथवे तो कॉमन रहेगा। कौन सा रिसेप्टर है ये? GPCR। लिगेंड आके बाइंड करेगा तो कौन सी एक्टिविटी एक्टिव हो जाएगी? GEF एक्टिविटी हो जाएगी इसकी एक्टिव। और GEF एक्टिव होने के बाद में क्या करेगा ये? जो यहाँ पे G अल्फा के पास में GDP थी उसको किस में चेंज कर दिया इसने? GTP में। ये चेंज होने के बाद में कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे था ना कि फैक्टर PLC बीटा, और इसके पास में किसके लिए बाइंडिंग साइट थी? G अल्फा के लिए। तो G अल्फा GTP जैसे ही बाइंड करता है तो ये हो जाता है एक्टिवेट। अब ये क्या करेगा? PIP2 इसको किस में चेंज कर देगा? DAG प्लस IP3। ये तो मेम्ब्रेन में बाउंड रह जाएगा। और IP3 कहाँ पे आएगा? ER के पास में। ये आ गया ER के पास में। और यहाँ पे कौन से चैनल थे? पहले तो क्लोज थे ये, अब क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो कौन आएगा बाहर? CA+2 आ जाएगा बाहर। तो किसने ओपन करवाया इसको? IP3 ने। CA+2 की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी साइटोप्लाज्म में तो किसके साथ बाइंड करेगा? काल मॉड्यूलिन के साथ में। ये कौन सी प्रोटीन है? काल मॉड्यूलिन। काल मॉड्यूलिन प्लस कैल्शियम। एक काल मॉड्यूलिन के साथ में कितने कैल्शियम बाइंड करते हैं? 4 मॉलिक्यूल। तो ये हो गया एक्टिव काल मॉड्यूलिन। जब एक्टिव हो गया तो अब क्या करेगा ये? कैम काइनेज के साथ में बाइंड करेगा। ये कौन सा काइनेज है? कैम काइनेज। कैम काइनेज के साथ में क्या कर जाएगा ये? बाइंड। ये तो हो गया कैम और ये हो गया काल मॉड्यूलिन। एक्टिव या इनएक्टिव? एक्टिव। और ये पहले कैसा था? इनएक्टिव। यहाँ तक तो आपने पढ़ा ही था। फिर अब ये कैम काइनेज क्या करता है? अब हमेशा MLC थोड़ी आएगा। एक था ROGEF, मतलब रो प्रोटीन का क्या है ये? GEF है। रो प्रोटीन की GDP को किस में चेंज करता है ये? लेकिन खुद अभी कैसा है ये? इनएक्टिव है। तो इसको क्या करेगा ये? फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो ये इनएक्टिव से क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो गया? एक्टिव। अब ये क्या करेगा? रो प्रोटीन की GDP को किस में चेंज कर देगा? GTP में। तो यहाँ पे आपकी प्रोटीन थी कौन सी? रो प्रोटीन के पास में जो GDP थी वो किस में हो जाएगी अब? तो अब ये इनएक्टिव से क्या हो गई? ये कैसी फॉर्म थी इसकी? इनएक्टिव। अब रो GTP जब एक्टिव हो गई तो यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम होता है रॉक काइनेज। रॉक काइनेज का क्या कर देगा ये? फॉस्फोराइलेशन। तो ये क्या हो गया? एक्टिव। और रॉक काइनेज क्या करता है? ज़्यादा तो नहीं हो गया ना? नहीं दिख रहा? थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। ये तो दिख रहा होगा ना?
तो नीली गावा नहीं दिख रहा सर, लिम काइनेज। ये लिम काइनेज नहीं दिख रहा अब? लिम काइनेज, इसको क्या कर दिया इसने? फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव कर दिया। और ये लिम काइनेज एक्टिवेट होने के बाद में क्या करता है? एक प्रोटीन थी कोफ्लिन, कोफ्लिन प्रोटीन पड़ी थी, उस कोफ्लिन प्रोटीन का क्या कर देता है ये? फॉस्फोराइलेशन कर देता है। और एक प्रोटीन और पड़ी थी प्रोफ्लिन, प्रोफ्लिन का भी क्या कर देगा? फॉस्फोराइलेशन। कोफ्लिन को भी फॉस्फोराइलेट कर दिया और प्रोफ्लिन को भी फॉस्फोराइलेट कर दिया। फॉस्फोराइलेट करने से क्या होता है? ये जो कोफ्लिन है ये तो हो जाती है इनएक्टिव, है ना, और ये हो जाती है एक्टिव। अब अनुमान लगा लेंगे ना ऑनलाइन वाले। समझ में आ गई बात? लिम काइनेज क्या करता है? कोफ्लिन और प्रोफ्लिन दोनों को फॉस्फोराइलेट करता है, जिसकी वजह से कोफ्लिन तो फॉस्फोराइलेट होने के बाद में हो जाती है इनएक्टिव और प्रोफ्लिन हो जाती है एक्टिव। तो इसकी वजह से क्या होगा? पॉलीमराइजेशन प्रमोट होगा या डीपॉलीमराइजेशन? क्योंकि कोफ्लिन तो डीपॉलीमराइजेशन करता था, उसको तो कर दिया इनएक्टिव, तो डीपॉलीमराइजेशन तो रुक जाएगा, और प्रोफ्लिन को कर दिया एक्टिव, तो पॉलीमराइजेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से साइटोस्केलेटन रीअरेंज हो जाएगा। और ये जो रॉक काइनेज है ये क्या करता है? एक्टिन को पॉलीमराइज करता है। अच्छा, ये एक्टिन में काम आते हैं या उसमें माइक्रोट्यूब्यूल में? एक्टिन में, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल को करता है फिर। तो रॉक काइनेज और लिम काइनेज दोनों मिलकर क्या करते हैं? साइटोस्केलेटन को वापस से रीअरेंज करवा देते हैं। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो गया ये। लेकिन फिर से वही बात, अगर मेरे को याद हो गया तो आपको भी हो जाएगा। अब लास्ट वाला है तो लास्ट वाला तो खतरनाक होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, तो लास्ट है बस ये। कबड्डी खेल का नाम सुना है ना, उसमें खिलाड़ी जब एक तो आता है तब खतरनाक होता है, एक जब लौट के जाता है तब खतरनाक होता है, बीच में तो वैसे ही वो कबड्डी करता रहता है। तो बस यही सिग्नलिंग का हाल है। जब सिग्नलिंग शुरू हुई तब थोड़ी सी खतरनाक लगी, अब लास्ट में भी लगनी चाहिए थोड़ी सी, बीच में तो आपको पता है फिर वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं बार बार। तो इस तरीके से आपकी सिग्नलिंग का समापन हो गया। कंजूसी नहीं करनी, सेल को आप बड़ा बना सकते हो ना थोड़ा। वहाँ तक तो ये तो कॉमन है ही, आपके बाद में रो रॉक और लिम तो मिलना आया बस, रो रॉक और लिम। कैप काइनेज तक तो कॉमन है ही। अगर मैं इसको साइटोस्केलेटन में पढ़ाता तो आपको ये पता लगता है कि चल क्या रहा है।
आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ना? ऐसे 4 बजे से ये लोग आज के टेस्ट में तो कम नंबर आए चलेगा ना, आज के टेस्ट में कोई नाम नहीं है। सर फिर शाम का बेंच कब लोगे जब टेस्ट हो? शाम का बैच शाम का टेस्ट होना शुरू बैठूंगा तो टेस्ट होना आप संडे को भी नहीं देते तो कैसे मेरे भी रहोगे? अरे मैं तो पढ़ाऊंगा, टेस्ट होना है तुम्हारा। वो तो मेरे को पता है। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपलोड भी करोगे, टाइम नहीं लगता तो फिर सर कहीं कर देते। अरे कल ऐसा था कि मैं मना कर देते हैं देख लो पढ़ाई का तो साथ में आपकी बात है ना, साथ साथ में रिवीजन भी करते चलो और आधे क्वेश्चन तो डायरेक्ट कैटलिस्ट जाएंगे ना, ये भी लिख सकते और सर क्या बोलते हैं आगे कर दो इसको 100%। हाँ तो अब बात है की बात है ना, तो लड़की के लिए दिया बात है ना, सोशल मीडिया पर तो चलेगा तीन नाम है ना, दो और उसको भी याद हो जाए तो करना है। बाकी नंदी तो हो गया यार, सपना को भी हो गया, सपना हो गया ना यार।
याद हो जाए तो बता देना, आप मेरे को याद हो गया। हो गया? काजल कितना याद हो गया ये? किताब बंद करके बता सकते हो? नया नहीं हुआ याद? हो गया होगा। वैसे देखो यहाँ तक कैम काइने तक तो स्ट्रेस कॉमन है ही, है ना? ये कैम काइने तक यहाँ से आगे रो रॉक और लेवल, तीन तो नाम आए बस नहीं। रो रॉक और लेवल। क्या एक पेज बच गया? अब आपने जो सहल है पूरी पेज पढ़ाई होगी। अब उसको बच जाने तो उसको और कैसे बताएंगे? चलो इसको अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। सोनिया याद हुआ कि नहीं हुआ? ये कितने स्टेप याद हो गए? कितने याद हो गए ये बताओ? थोड़ा बहुत हो गया। अब ये 15 नंबर की है जो सिग्नलिंग, जो आपने 5 दिन में पढ़ी है ना, 15 नंबर का कंटेंट आएगा इसमें से। तो अब देख लो 85-90 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, उसमें से 15 नंबर का ये 5 दिन का ही मैटर है बस। अब देखो सबसे पहले अपना एक GPCR रिसेप्टर था, उसके ऊपर कोई लाइगेंड आके बाइंड करेगा तो GEF एक्टिविटी हो जाएगी एक्सपोज। तो जो ट्राइमेरिक GTPase में अपना G अल्फा था उसकी GDP हो जाएगी GTP में कन्वर्ट। जैसे ही GDP GTP में कन्वर्ट होगी तो बीटा और गामा से डिसोशिएट होके कहाँ पे जाएगी? अपने इफेक्टर के पास में। इफेक्टर कौन सा है इसका? PLC बीटा। गामा है बीटा?
बीटा। PLC बीटा क्या करता है, PiP2 को IP3 प्लस DAG में चेंज कर देता है। DAG तो क्या करता है, फॉस्फोटाइडिल सेरीन प्लस कैल्शियम के साथ मिलके प्रोटीन काइनेज C वाले पाथवे में काम आएगा। और IP3 एक पोलर मॉलिक्यूल है जो वहाँ से डिफ्यूज होने के बाद में ER के पास जाएगा और ER के पास में जो IP3 गेटेड Ca+2 चैनल है उनको ओपन करेगा और Ca+2 आएगा बाहर आके किससे बाइंड करेगा, काल मॉड्यूलिन से। काल मॉड्यूलिन को एक्टिवेट करके काल मॉड्यूलिन किसको एक्टिवेट करेगा, कैम काइनेज को। और कैम काइनेज किसको एक्टिवेट करेगा, ROGEF को। और ROGEF किसको करेगा एक्टिवेट, ROGDP को GTP में चेंज कर देगा। और ROGTP क्या करेगा, रॉक काइनेज को एक्टिवेट करेगा। अब रॉक काइनेज दो काम करता है, एक तो आगे लिम काइनेज को एक्टिवेट करता है और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल को रीअरेंज करवाता है। दूसरा, अब लिम काइनेज एक्टिवेट होकर क्या करेगा, कोप्लिन और प्रोप्लिन का फॉस्फोराइलेशन कर देगा। तो कोप्लिन तो फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में इनएक्टिव हो जाता है और प्रोप्लिन एक्टिव हो जाता है। तो कोप्लिन जब इनएक्टिव हो गया तो डीपॉलीमराइजेशन नहीं होगा और प्रोप्लिन एक्टिव हो गया तो पॉलीमराइजेशन होगा। तो इस तरीके से साइटोस्केलेटन रीअरेंज हो जाएगा। कोई नई बात नहीं, 2 मिनट की तो बात थी बस इसमें। दीपिका 2 मिनट की बात है बस। अब ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आधा मैटर था वो पहले पढ़ लिया था, अब वो भी आपने नहीं पढ़ा तो वो पूरा ही नया हो गया ना एकदम से। आरती कितना याद हो गया इसमें से, कितना याद हो गया आरती? अब माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ती जाएंगी। जैसे अपने को क्रोमोसोम को सेपरेट करना हो तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाने होते हैं, तो हाँ स्पिंडल फाइबर बन जाएगा, वो काम होगा। यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल बनाना हो यहाँ रॉक का नहीं तो माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है और ये एक्टिन वगैरह बनाता है ना, जो माइक्रोफिलामेंट होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है ना एक्टिन, ये एक्टिन बनाने में तो काम आता है। कोप्लिन, ये प्रोप्लिन एक्टिन में ही तो काम आया था, थाइमोसिन B4 और प्रोप्लिन दोनों। तो ये तो बनाएगा एक्टिन और ये बनाएगा माइक्रोट्यूब्यूल। मिटाया जाए इसको अब। अब देखो सिग्नलिंग को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो ले दे के सब कुछ सिग्नलिंग ही अपनी बॉडी में, सिग्नलिंग के बिना कोई भी काम नहीं होता है ना। सिग्नलिंग के लिए 3 कंपोनेंट बताए गए थे आपको, कौन कौन से? एक तो सिग्नल मॉलिक्यूल या लिगेंड होगा, दूसरा उसका रिसेप्टर होगा और तीसरा उसके बदले में सेल क्या करेगी, कुछ रेस्पॉन्स शो करेगी। अब जो सिग्नल मॉलिक्यूल हैं वो 2 तरह के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते उनके तो रिसेप्टर मिलेंगे सरफेस के ऊपर, और जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं उनके रिसेप्टर मिलेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर। तो जो कुछ स्टीरॉयड नेचर के होते हैं लिगेंड जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो उनके रिसेप्टर कहाँ पे मिलेंगे? इंट्रासेल्यूलर होंगे। नाम बताओ कौन कौन से लिगेंड थे ऐसे? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल, जो भी है ये स्टेरॉयड नेचर के थे, तो इनके लिगेंड मिलेंगे, लिगेंड नहीं सॉरी रिसेप्टर मिलेंगे सेल के अंदर। अब ऐसे कौन कौन से थे जो नॉन स्टेरॉयड नेचर के थे और जिनके रिसेप्टर मिलते हैं सरफेस पर?
तो जैसे इंसुलिन था और ACTH, जो भी मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते उन सब के ऊपर मिलेंगे, गैस्ट्रिन, ACTH जो भी है ना। इसके बाद कुछ स्टेरॉयड नेचर के थे, लेकिन फिर भी उनका रिसेप्टर कहाँ पे था, बाहर था। तो कौन था ऐसा, आइकोसिनोइड। किससे बनता है आइकोसिनोइड, लिपिड से बनता है, जो आपका अरेकिडोनिक एसिड होता है ना, उससे बनता है। कुछ ऐसे थे जो नॉन स्टेरॉयड होते हैं, लेकिन फिर भी उनके रिसेप्टर मिलते हैं सेल के अंदर, रेटिनोइक एसिड और थायराइड हार्मोन। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद में आपको बताया था मतलब सिग्नलिंग जो है ना, टोटल मैंने 7 क्लास में बांट रखी, जिसमें से मैंने आपको 4 क्लास तो बताई दी। कौन कौन सी, पैराक्राइन, जक्स्टाक्राइन, ऑटोक्राइन और एंडोक्राइन। पैराक्राइन में तो क्या होगा, एक सेल से सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज होगा और दूसरी सेल पे जाके काम करेगा ना, नियर बाई सेल पे जाके। ऑटोक्राइन में क्या होता है, जिस सेल से रिलीज होगा उसी सेल पे उसका रिसेप्टर मिलेगा ऑटोक्राइन में। और जो जक्स्टाक्राइन है उसमें मतलब एक सेल सिग्नल मॉलिक्यूल बनाती है, लेकिन उसको रिलीज नहीं करती, अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही लगा के रखती है, तो दूसरी सेल को उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। इसको बोलते हैं जक्स्टाक्राइन। और एक थी आपकी एंडोक्राइन, जिसमें रिलीज कहीं से होगा और काम बहुत दूर वाली सेल पर जाके करेगा ना, डिस्टेंसली वर्क करेगा। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग का कोई एक एग्जाम्पल बताओ, क्या बताया था। और न्यूरोट्रांसमीटर वाली सिग्नलिंग में भी तो ये देखा था, नर्व इम्पल्स में एक न्यूरॉन से एसिटिलकोलिन रिलीज होता है, बगल वाली दूसरी सेल पर जाके काम करता है। और कोई बताओ जो आपको याद हो। मसल रिलैक्सेशन वाला जो पाथवे है वो भी कैसी थी, पैराक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन का एग्जांपल कैंसर सेल और जो इम्यून सिस्टम की सेल का प्रोलिफरेशन होता है वो भी इसी तरीके से होता है ना, ऑटोक्राइन से। और जक्स्टाक्राइन का नॉच डेल्टा। और एंडोक्राइन का जो भी आपकी हार्मोनल सिग्नलिंग है वो एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है। फिर इसके बाद में आपको बताया था GPCR सिग्नलिंग। अपनी मोस्टली 70% जो सिग्नलिंग है वो किसकी वजह से होती है, GPCR की वजह से। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका RTK। फिर बचते हैं आपके TGF बीटा और जैक स्टेट। तो GPCR सिग्नलिंग में आपको कौन कौन से पाथवे बताए गए थे, GPCR PKA, GPCR PLC और GPCR NO और बीजन पाथवे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पाथवे थे इसमें ना। उसके बाद में अगर GPCR की बात करें तो GPCR एक सरपेंटाइन रिसेप्टर है जो कुल 7 बार मेम्ब्रेन को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। 7 बार क्रॉस करने की वजह से उसको क्या बोला है, सरपेंटाइन रिसेप्टर। जो GPCR रिसेप्टर है इसमें टोटल 7 तो हेलिक्स होते हैं और 6 लूप मिलते हैं, जिसमें से 3 लूप बाहर की साइड में और 3 लूप अंदर की साइड में। जो इसका इंटरनल लूप नंबर 3rd होता है उसके पास में एक एक्टिविटी होती है जिसका नाम है GEF। तो नॉर्मल कंडीशन में वो मास्क रहती है, इनएक्टिव रहती है एक्टिविटी, लेकिन जब लिगेंड आके बाइंड करता है तो GEF एक्टिविटी हो जाती है एक्सपोज होने के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाउंड एक दूसरी प्रोटीन ट्राइमेरिक G प्रोटीन अल्फा बीटा गामा, उसके पास में जो अल्फा सब यूनिट है उसके पास में GDP बाउंड रहता है। जैसे ही GEF एक्टिविटी एक्सपोज होगी तो उस G अल्फा की GDP को GTP में चेंज कर दिया जाता है। चेंज होते ही जो ट्राइमेरिक कॉम्प्लेक्स है वो डिसोशिएट हो जाता है, उसमें से G अल्फा डिसोशिएट होने के बाद में कहाँ पर जाएगा, उसका कोई इफेक्टर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इफेक्टर कोई सा भी हो सकता है, जैसे एडिनाइलेट साइक्लेज भी हो सकता है, PLC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने पहली सिग्नलिंग पढ़ी थी GPCR PKA, तो GPCR PKA में इफेक्टर कौन था, एडिनाइलेट साइक्लेज। तो एडिनाइलेट साइक्लेज नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव रहता है, लेकिन जैसे ही G अल्फा GTP बाइंड करेगा तो वो हो जाएगा एक्टिव। और एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिव होने के बाद में क्या करता है, ATP को साइक्लिक AMP में चेंज कर देता है। अब साइक्लिक AMP रिलीज होने के बाद में उसका जब लेवल बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, वो एक एंजाइम था प्रोटीन काइनेज A, उसकी टोटल 4 सब यूनिट थी, 2 रेगुलेटरी और 2 कैटालिटिक। तो जब तक वो रेगुलेटरी सब यूनिट उसके साथ में बाइंड रहेंगी तब तक उसको काम नहीं करने देती। जैसे ही साइक्लिक AMP रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में बाइंड होता है, एक रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ में 2
CAMP बाइंड करते हैं। तो रेगुलेटरी सब यूनिट को वो कर देते हैं बिजी और कैटालिटिक सब यूनिट हो जाती हैं फ्री। तो जैसे ही कैटालिटिक सब यूनिट फ्री होंगी तो अब क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेशन करेगा किसी ना किसी का। तो बहुत सारी प्रोटीन और चैनल इसके टारगेट होते हैं, किसके, प्रोटीन काइनेज ए के। तो उनमें से एक चैनल हमने देखा था जो CFTR वाला चैनल है, उसको भी कौन एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए। Na+H+ एक्सचेंजर को भी कौन एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए। फिर हमने इसका मिसयूज भी देखा था, कौन सी डिजीज में, कॉलेरा बताया था ना, विब्रियो कॉलरी। तो कॉलेरा के केस में क्या होता है, विब्रियो कॉलरी क्या बनाता है, एक टॉक्सिन बनाता है, 2 टॉक्सिन बनाता है, एंट्रोटॉक्सिन, ए टॉक्सिन और बी टॉक्सिन। बी टॉक्सिन तो क्या करता है, जो अपने इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनमें चैनल का फॉर्मेशन करता है ना, पेंटामेरिक फॉर्म में। और ए टॉक्सिन क्या करता है, उसको क्रॉस करके जाता है सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो G-अल्फा-GTP होती है उसका क्या कर देता है, ADP राइबोसाइलेशन। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो उसकी इंट्रिंसिक GTPase पावर है वो हो जाती है लॉस्ट। अब G-अल्फा हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, GTP वाली फॉर्म में। तो GTP वाली फॉर्म एक्टिव फॉर्म है या इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म है। जब ये G-अल्फा एक्टिव रहेगा तो एडिनाइलेट साइक्लेज को भी क्या रखेगा, एक्टिव। तो साइक्लिक AMP का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा सेल में, और साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा तो प्रोटीन काइनेज ए को क्या रखेगा, एक्टिव। और प्रोटीन काइनेज ए अगर रहेगा एक्टिव तो CFTR चैनल को क्या रखेगा, ओपन रखेगा। Na+H+ चैनल को भी क्या रखेगा, ओपन। उसकी वजह से क्लोराइड आयन सेल से बाहर जाता रहेगा। जब क्लोराइड आयन बाहर जाता रहेगा तो उसके साथ में वाटर भी बाहर चला जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को आयन मेंटेन रखते हैं। तो जहाँ पे आयंस वहाँ पे वाटर, तो एक्वा पोरेंस के थ्रू वाटर भी चला जाएगा बाहर। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल हैं उनका पानी निकल के एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डायरिया बोलते हैं ना इसी कंडीशन को। तो इसका समाधान क्या था, ORS का सॉल्यूशन। समझ में आ गया। दूसरा आपको इसमें बताया था पर्टूसिस, किसकी वजह से होता है, बॉर्डेटेला पर्टूसिस की वजह से होता है। इसका कॉलोनाइजेशन एरिया क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनको कर देता है डिस्ट्रॉय। सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का काम क्या था, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सफाई करना, मतलब जो भी पैथोजन डस्ट के पार्टिकल जाते हैं तो उनको वो म्यूकस के थ्रू बाहर निकालता रहता है। लेकिन जब सीलिएटेड एपिथेलियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और अभी भी हमें बाहर निकालना है उन पार्टिकल को, तो अब क्या किया जाता है, उन सेल्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस या कफ बनाया जाता है ताकि वो मैटर बाहर निकलता रहे, है ना, क्योंकि एपिथेलियल सेल सब काम नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए कौन सी सिग्नलिंग बताई थी आपको, इसमें क्या होता है, ये जो टॉक्सिन बनता है ये क्या करता है, जो G-अल्फा-GDP होती है उस फॉर्म में क्या कर देता है, उसका ADP राइबोसाइलेशन कर देगा, जिसकी वजह से वो अब इनएक्टिव ही रहेगी हमेशा, वो अपने रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्शन नहीं कर पाएगी। और ये यहाँ पे जो G-अल्फा थी वो GI वाली फॉर्म में थी, G इनविट्री। ये G इनविट्री क्या करती थी, अपने वेक्टर से बाइंड करके उसको इनविट करने का काम करती थी, मतलब सिग्नलिंग को रोकने का काम करती थी। लेकिन क्या अब सिग्नलिंग रुक पाएगी, G-अल्फा परमानेंट कैसी हो गई, इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव हो गई तो सिग्नलिंग नहीं रुक पाएगी, सिग्नलिंग हमेशा चलती रहेगी। फिर उसके बाद में आपको बताया था GPCR बीजन पाथवे बताया था इसके बारे में बाद में। तो बीजन पाथवे में जो GPCR रिसेप्टर है उसका नाम क्या था, रोडोप्सिन। तो अभी अपना कौन सा हो गया, सिग्नलिंग में एक तो लिगेंड होता है और दूसरा रिसेप्टर और तीसरा रेस्पॉन्ड, है ना। फिर लिगेंड के टाइप हमने कौन कौन से पढ़े थे, नॉन स्टीरॉयड और स्टीरॉयड। इनके रिसेप्टर तो मिलते हैं सरफेस पे, इनके मिलते हैं इंट्रासेलुलर, है ना, सेल के अंदर मिलेंगे। तो ये सरफेस वाले हो गए और ये इंट्रा सेलुलर हो गया ना, दो तरह के थे, है ना, रिसेप्टर ये। फिर उसके बाद में हमने कौन सी सिग्नलिंग देखी, GPCR, इसमें कौन सी, PKA, और कौन सी देखी इसमें,
GPCR और बीजन पाथवे। फिर इस PK का ही हमने इसमें क्या देखा, कॉलेरा और पर्टूसिस। बीजन पाथवे में इफेक्टर कौन सा था, इसमें तो इफेक्टर था कौन सा, एडिनाइलेट साइक्लेज। इसमें कौन सा था इफेक्टर, फॉस्फोडाई एस्ट्रेज। और लास्ट में रिलीज क्या होता है, ग्लूटामेट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो GPCR रिसेप्टर था रॉड सेल के पास में, उसका नाम था रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कौन सी फॉर्म में मिलता है, सिस फॉर्म में मिलता है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है तो कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाता है, ट्रांस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ट्रांस फॉर्म उसकी एक्टिवेट वाली फॉर्म है, तो ट्रांस फॉर्म में एक्टिवेट होते ही जो उसकी GEF एक्टिविटी है वो हो जाती है एक्सपोज। GEF एक्सपोज होते ही जो उसकी ट्राइमेरिक प्रोटीन थी यहाँ पे कौन सी थी, ट्रांसड्यूसिन, GT बताया था ना नाम, जी ट्रांसड्यूसिन। तो उसकी GDP को किस में चेंज किया जाएगा, GTP में। चेंज होने के बाद में जाएगी अपने इफेक्टर के पास में। इफेक्टर कौन सा था, फॉस्फोडाई एस्ट्रेज। ये क्या करता है, CGMP को किस में चेंज कर देता है, GMP में चेंज कर देता है। CGMP जब GMP में चेंज हो जाएगा तो सेल के पास में साइक्लिक GMP का लेवल हो जाएगा कम। साइक्लिक GMP का लेवल कम होने से क्या होगा, जो साइक्लिक GMP गेटेड Na+ चैनल थे वो हो जाएंगे क्लोज। जब वो क्लोज हो जाएंगे तो Na+ अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन लीकी K+ चैनल रहते हैं ओपन, उसकी वजह से K+ जाएगा बाहर। तो सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था वो बाहर जा रहा है, तो अंदर कौन सा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो -70 से -90, जिसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन जब -90 तक पहुंच जाता है तो वोल्टेज गेटेड Ca+2 चैनल हो जाते हैं क्लोज। जब Ca+2 चैनल क्लोज हो जाएंगे तो Ca+2 अंदर नहीं आ पाएगा। जब Ca+2 अंदर नहीं आएगा तो जो बेसाइकिल है उनका एक्सोसाइटोसिस नहीं होगा। बेसाइकिल में क्या था पैक, ग्लूटामेट। जब ग्लूटामेट रिलीज नहीं होगा तो अपने को दिखाई देगा, अगर ग्लूटामेट रिलीज हो जाता तो नहीं दिखाई देता। अगर इसका अपोजिट देखें तो अपोजिट में भी क्या होगा, जब लाइट नहीं आएगी तो सिस फॉर्म में रहेगी। GT का GDP GTP में चेंज नहीं होगा, तो सेल के पास में साइक्लिक GMP बढ़ा हुआ रहेगा। साइक्लिक GMP जब बढ़ा हुआ रहेगा तो Na+ चैनल ओपन रहेंगे, सोडियम अंदर आता रहेगा, पोटेशियम बाहर जाता रहेगा। तो उसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, डीपोलराइज। डीपोलराइजेशन पे Ca+2 चैनल हो जाएंगे ओपन। Ca+2 चैनल ओपन होते ही कैल्शियम आएगा अंदर, तो क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। तो जैसे ही ग्लूटामेट रिलीज होगा तो अपने को दिखाई नहीं देगा। ये था आपका बीजन पाथवे। इतना हार्ड थोड़ी है आरती जितना अपने को लग रहा था पहले टाइम में। अरे सब कुछ नहीं आता, जैसे या तो इसका सीक्वेंस आता है बीजन पाथवे का, तो है ना कौन कौन सा स्टेप पहले होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पूछेगा कि बेसाइकिल में क्या रिलीज होता है, या फिर इसका इफेक्टर कौन सा है, बस इतना याद रखना है। या तो सीक्वेंस, या फिर ये इसका इफेक्टर कौन सा है, या फिर बेसाइकिल में क्या रिलीज होता है, इतना ही आएगा बस, और इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। फिर इसके बाद में कौन सा पढ़ा था हमने, GPCR PLC बीटा। तो GPCR PLC बीटा में हमने क्या देखा था, सबसे पहले अपना GPCR रिसेप्टर होगा, उसके ऊपर कोई लाइगेंड आके बाइंड करेगा, उसकी वजह से GEF एक्टिविटी हो जाएगी एक्सपोज। G-अल्फा की GDP को GTP में चेंज कर दिया जाएगा। अब वो कहाँ पे जाएगा, इफेक्टर के पास में। इफेक्टर कौन सा होगा, PLC बीटा। तो ये इसका इफेक्टर हो गया। PLC बीटा एक्टिवेट होने के बाद में क्या करता है, PIP2 को IP3 प्लस DAG में चेंज कर देता है। DAG तो मेम्ब्रेन में ही बाउंड रहता है, जो कैल्शियम और फॉस्फोटाइडल सेरीन के साथ में बाइंड करके प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करेगा। और जो आपका IP3 है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो डिफ्यूज होने के बाद में ER के पास आएगा, और ER से क्या रिलीज करवाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम किसके साथ बाइंड करेगा, काल मॉड्यूल के साथ में। और काल मॉड्यूल किसको एक्टिवेट करता है, कैम काइनेज को। अब कैम काइनेज किसको करेगा एक्टिवेट,
MLCK को, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को। मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या करेगा? MLC को फॉस्फोराइलेट कर देगा, उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये था मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला पाथवे। तो इसमें आता है आपका कैम काइनेज और MLC काइनेज, और मसल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। फिर था आपका GPCR एनो पाथवे। GPCR एनो पाथवे में क्या पढ़ा हमने? 2 सेल सिग्नलिंग होती है। ये कौन कौन सी? एंडोथीलियल और स्मूथ मसल। एंडोथीलियल में तो क्या बना था? इसमें एनोसिंथेटेज और आर्जिनिन से क्या बना था? सिट्रुलिन प्लस एनो। हर स्टेप थोड़ी आएगा, मतलब जो अलग से स्टेप वो याद रखना है आपको, बाकी तो सब कॉमन है ही। फिर ये कहाँ पे जाता है डिफ्यूज होने के बाद में? स्मूथ मसल सेल में। यहाँ पे किसको करता है? ग्वानिलेट साइक्लेज को। और ये क्या करता है? ग्वानिलेट साइक्लेज क्या करेगा? GTP को किस में चेंज कर देगा? CGMP में। और ये किसको एक्टिवेट करता है? प्रोटीन काइनेज G को। प्रोटीन काइनेज G किसको करेगा? MLC फॉस्फेटेज। और मसल रिलैक्स। इतनी सी बात है, जितना हार्ड था उतना हार्ड है नहीं, है ना। बस एक पेज में पूरी सिग्नलिंग हो जाएगी ऐसे। अरे हर स्टेप याद नहीं करना होता है, जो क्योंकि हर स्टेप से थोड़ी क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब जो थोड़ा सा अलग से होता है, तो यहाँ तो आपको इफेक्टर पूछेगा मोस्टली केस में, या फिर अगर आपको सीक्वेंस पूछता है तो या तो GPCR का पूछता है, या फिर इसके बाद में बीजन पाथवे का पूछता है स्पेशल। मोस्टली केस में सीक्वेंस का क्वेश्चन आ जाता है ना 4 नंबर में। तो फिर कौन सी पढ़ी थी इसके बाद में? इसके बाद में इसमें बायोग्रा क्या करता है? किसको ब्लॉक करता है? ब्लॉक करता है फॉस्फोडाइएस्टरेज को। फिर उसके बाद में था आपका GPCR, और कौन सी थी इसमें? PK हो गया, बीजन हो गया, कौन सी? कौन सा वाला? और यहीं पे आप GPCR और रॉक काइनेज और लिम काइनेज कर लेना, जो आपको अभी अभी पढ़ाया है ना। साइटोस्केलेटन में भी GPCR ही काम में आता है। तो रॉक काइनेज तो माइक्रोटिब्यूल के लिए है, और लिम काइनेज किसके लिए है? माइक्रोफ्लामेंट को प्रिंट प्रोफ्लिंट किस में काम आते हैं? एक्टिन के लिए, वो माइक्रोफ्लामेंट है। फिर क्या पढ़ा था इसका? रेगुलेशन। रेगुलेशन में क्या बताया था? एक प्रोटीन होती है RGS, रेगुलेटर ऑफ G प्रोटीन सिग्नलिंग। तो वो क्या करती है? जैसे अपनी जो G अल्फा है वो एक GTPase है, मतलब 0.02 मिलीसेकंड के बाद में GTP को अपने आप ही किस में चेंज कर देती है? वो GDP में। लेकिन RGS के पास में कौन सी एक्टिविटी है? GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन वाली एक्टिविटी है। तो वो इसकी एक्टिविटी को एनहांस करके उसका हाइड्रोलाइसिस बहुत जल्दी से करवा देती है। तो सिग्नलिंग का टाइम बढ़ेगा या घट जाएगा? घट जाता है। फिर दूसरे नंबर पे बताया था आपको डिसेंसिटाइजेशन। डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है? जब लिगैंड ज़्यादा टाइम तक बाइंड रहेगा तो एक प्रोटीन बनती है, इसका नाम क्या होता है? GRK। GSK या GRK? GRK।
GRK प्रोटीन क्या करती है, रिसेप्टर का फॉस्फोराइलेशन कर देती है, जिसकी वजह से उसकी GEF एक्टिविटी मास्क हो जाती है। ये था रिसेप्टर का डिसेंसिटाइजेशन। दूसरा था इंटरनलाइजेशन, जिसमें हमने सिक्वेस्ट्रेशन देखा था। सिक्वेस्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, एक अरेस्टिन प्रोटीन आती है, ये कब चलता है, जब सिग्नल मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा टाइम तक बाइंड रहे। तो उसके बाद में अरेस्टिन प्रोटीन क्लेथरिन प्रोटीन को रिक्रूट करती है और उसका रिसेप्टर का क्या कर लिया जाएगा, इंटरनलाइजेशन कर लिया जाएगा ना, बेसाइकिल बना के। कुछ टाइम तक तो हम वेट करेंगे कि लिगेंड चला जाए, उसको हम बोलेंगे सिक्वेस्ट्रेशन। अगर लिगेंड फिर भी नहीं जाता तो फिर रिसेप्टर को हम क्या कर देंगे, डिग्रेड करवा देंगे लाइसोसोम के साथ में फ्यूज करवा के। उसको बोला था हमने रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। ये हो गया GPCR का रेगुलेशन। रेगुलेशन में कौन कौन से स्टेप आ गए, एक तो RGS, एक डिसेंसिटाइजेशन और सिक्वेस्ट्रेशन और डाउन रेगुलेशन। देखो कितनी आसान है सिग्नलिंग है यार, इतनी आसान नहीं है। अरे 10 मिनट की सिग्नलिंग है पूरी, जो आपने इतने 5 दिन में पढ़ी है वो भी 10 मिनट में होने जा रही है। बार बार बस एक बात ही मन में सोचा करो कि जो मेरे को याद हो सकता है वो आपको बहुत आसानी से याद हो सकता है। रटने की कैपेसिटी हमेशा स्टूडेंट की ज़्यादा रहेगी। तो ये काम आप भी कर सकते हो घर पे जाके ना, शॉर्ट नोट्स बनाने का मतलब आप लोग कुछ नहीं करोगे। ये आपकी पूरी GPCR सिग्नलिंग कंप्लीट हो गई। इस GPCR में अपने को 3 दिन लग गए फोटो ले लो। बाकी आप खुद अपने हाथों से बनाओगे तो और भी बेटर रहेगा, है ना। तो याद क्या करना है आपको, या तो इवेंट्स का सीक्वेंस या फिर उसका इफेक्टर वगैरह, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली केस में। अब इसको मिटाया जाए आस्था। मैं भूल जाऊंगा, फिर आपको मोनोमेरिक GTPase और लिखाना था ना, वो लिख लो, फिर तभी रिवीजन कराऊंगा, आगे ध्यान नहीं रहेगा बाद में। मोनोमेरिक GTPase का मतलब क्या होता है, सिंगल सब यूनिट से बनी हुई ऐसी प्रोटीन जो कि GTP को किस में चेंज कर सके, GDP में, उसको हम बोलते हैं मोनोमेरिक GTPase। तो ऐसी बहुत सारी मोनोमेरिक GTPase सेल के पास में मिलती हैं। तो जो नाम आपने पढ़े हैं पहले वो बताओ, है ना। जैसे सबसे पहले आपने रैन पढ़ा था, तो रैन GTP, कुछ देर बाद में ये रैन प्रोटीन खुद क्या कर देगी अपनी GTP का हाइड्रोलाइसिस। लेकिन ये किस काम में आती है, किस काम में आई थी ये, न्यूक्लियस ट्रांसपोर्टेशन में। न्यूक्लियस के बाहर भेजना हो या अंदर लाना हो कुछ कंटेंट, तो उसके लिए काम में आती है रैन। पढ़ा था ना न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में। और कौन सा पढ़ा आपने बताओ, रास पढ़ा। रास किस काम में आई थी, किस काम में आई थी रास, तो ये आप लिख लो GPCR सिग्नलिंग लिख लो, है ना। RTK सिग्नलिंग ये लिख लो। और कौन सी पढ़ी आपने, राफ। ये भी कहाँ पे आई काम में,
आरटी की सिग्नलिंग आ जाए या फिर आ जाए कि एक्टिवेशन इन वेरियस प्रोटीन्स, बहुत सारी प्रोटीन को एक्टिवेट करने के काम में आती हैं। और रॉक पल्ली रो, ये कहाँ पे काम में आती है? अभी साइटोस्केलेटन में आई थी ना। रब, ये आती है बेसाइकल फ्यूजन और किस काम में आती है? बेसाइकल फ्यूजन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों में काम आती है। ARF और एक SAR, ये दोनों काम में आती हैं किसमें? बेसाइकल फॉर्मेशन में। और कोई बची अब? RHEB, ये आती है आपकी mTOR पाथवे में, रेगुलेशन में। और कोई नाम? और G अल्फा, G अल्फा भी तो एक मोनोमेरिक GTPase है G अल्फा के लिए, तो ये किस में आती है? GPCR में। ये क्वेश्चन मैच करने के लिए आ सकता है ना आपके सामने। ये कुछ मोनोमेरिक GTPase हैं जो GTP को GDP में चेंज कर सकती हैं। साइड में होना पड़ेगा। चलो, ये समझ में आ गई बात। तो ये था आपका रास मैप काइनेज पाथवे। कुछ खास थोड़ी था इसमें। किस में काम आता है ये? सेल डिवीजन में, सेल ग्रोथ में काम आएगा, है ना। फिर है आपका IP3 DAG पाथवे। IP3 DAG में कुछ खास नहीं है। इसमें जो इफेक्टर होता है PLC बीटा की जगह पे कौन होगा? PLC गामा होगा। बाकी सारी बातें लगभग कॉमन सी रहेंगी। फिर है आपका PIP3 या mTOR या AKT पाथवे। इसमें क्या होगा? वही रिसेप्टर के ऊपर लाइगेंड आके बाइंड करेगा, मोनोमर से डाइमराइजेशन हो जाएगा। डाइमराइजेशन होने के बाद में रिसेप्टर का हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन होने से कोई अडेप्टर प्रोटीन आएगी। अडेप्टर प्रोटीन के ऊपर कौन बाइंड करेगा? PI3। PI3 क्या है? एक काइनेज है। PI3 क्या करता है? PIP2 को I किस में चेंज कर देगा? PIP3 में चेंज कर देगा। और PIP3 क्या है? एक सेकेंडरी मैसेंजर है। तो PIP3 किसको बुलाएगा? किसको बुलाएगा? PDK और AKT को। अब PDK का नाम क्या था? PI3 डिपेंडेंट काइनेज। ये क्या करता है? AKT का फॉस्फोराइलेशन। तो AKT फॉस्फोराइलेट होने के बाद में कहाँ पर जाएगा? साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और फॉस्फोराइलेटेड AKT को हमने क्या नाम दिया है? PKB। अब PKB क्या करेगा? GSK3 का क्या कर देगा? फॉस्फोराइलेशन कर देगा, जिसकी वजह से GSK3 हो जाएगा इनएक्टिव। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो ग्लाइकोजन सिंथेज को इनएक्टिव नहीं कर पाएगा। तो ग्लाइकोजन सिंथेज रहेगा एक्टिव। तो ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करेगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना देगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी। और क्या करेगा? ये जो mTOR है उसको क्या कर देता है? फॉस्फोराइलेट। और mTOR को करता है एक्टिवेट। और क्या करता है? ये एक प्रोटीन थी 4E। 4E प्रोटीन ट्रांसलेशन में काम आती है, लेकिन 4E प्रोटीन अभी इनएक्टिव है। किस वजह से? क्योंकि उसके साथ में बाइंड है 4EBP। जैसे ही AKT उसको फॉस्फोराइलेट करता है तो 4E हो जाती है फ्री, और वो किस में काम आएगी? अब ट्रांसलेशन में है। इतना ही तो बताया, बस ये छोटी सी बात थी इसमें। फिर उसके बाद में कौन सा था? TGF बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। इसमें क्या होता है? रिसेप्टर के ऊपर लाइगेंड आके बाइंड करेगा, डाइमराइजेशन होगा,
फॉस्फोराइलेशन होगा, उसके बाद में एक प्रोटीन आके बाइंड करेगी स्मैड। स्मैड का क्या हो जाएगा? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में साइटोप्लाज्म में आके ये क्या बनाएंगे? डाइमर। ये होमोडाइमर भी बन सकता है और हेट्रोडाइमर भी बन सकता है। और डाइमर बनने के बाद में कहाँ पर जाएगा वो? क्योंकि ये किसकी तरह काम करता है? एज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना खुद ही। और वहाँ पे जाके जो इसका स्मैड रेस्पॉन्स एलिमेंट है उस पर बाइंड कर जाएगा और सेल डिवीजन को रोकने वाली जो प्रोटीन होती हैं उनको बना के जाएगा। जैसे है ना इनविटर हो सकते हैं ना सेल डिवीजन के, INK4, P53, 21, 27 है ना, कुछ भी हो सकता है। ये सेल डिवीजन में पढ़ेंगे ना आगे। फिर था आपका जैक स्टेट। जैक स्टेट में क्या होता है? जैक नाम जैनस नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें दो काइनेज एक्टिविटी मिलती है ना एक प्रोटीन के पास में, इसलिए इसका नाम जैनस दिया गया। तो सबसे पहले एक रिसेप्टर होगा, उसके ऊपर लाइगेंड आके बाइंड करेगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, उसके बाद में क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होगा यहाँ पे ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद में कौन सी प्रोटीन आएगी? स्टेट प्रोटीन आएगी। और स्टेट प्रोटीन का क्या हो जाएगा? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में क्या बनाएगी वो? डाइमर। डाइमर कहाँ पर जाएगा? न्यूक्लियस में। और जो स्टेट रेस्पॉन्स एलिमेंट होगा उस पर जाके बाइंड कर जाएगा और इम्यून सिस्टम में काम आने वाली प्रोटीन बना के जाएगा। तो बस इतनी सी थी आपकी सिग्नलिंग। दीपिका कितने टाइम की सिग्नलिंग? 15 से 20 मिनट की। और इस 15 से 20 मिनट के लिए हमने 5 दिन लगा दिए। अब 70% तक किस किस को याद हो गया है ना सिग्नलिंग के बारे में? नंदिनी कितने % हो गया? 60 से ऊपर। और CGPA पे बोलें तो 6.5। प्रियंका अपने को कितना हो गया? 70%। और प्रीति आपको 50% हुआ या नहीं हुआ? 50% हो गया। नेहा अपने को नहीं पूछ नहीं रहा हूँ मैं, केवल बस ये पूछ रहा हूँ कितने % हो गया। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा आपसे। ये बता दो कितने % याद हो गया? लगभग 70+ हो गया। और कोई है जिसको 80+ हो गया हो? जिसको 80% याद हो गया हो? क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं, है? ये सिग्नलिंग का यही हाल है, आप इसको पढ़ते रहोगे तब तक आपको याद बनी रहेगी। आप 1 महीने तक टच मत करो, भूल जाओगे सिग्नल। देखते हैं कौन सी स्टार्ट कर, अभी मोल वाई तो बच रही है। अब आप इसको रिवाइज करते रहो, याद बना रहेगा। और ज़रूरी नहीं कि हर स्टेप आपको ऐसे कैसे याद हो, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तब भी क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना डीपली नहीं आता। आज देख लो संडे को आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि 2000 रुपये की गिफ्ट का मामला आया हुआ है ना। नरेश को ग्रुप से हटा देंगे ना उससे। हाँ तो उनको ऐप से हटा देंगे। नेट हो गया उनको भी हटा दें। सेट वालों को भी। कोई नहीं, जिनका नेट हो गया है, JRF हो गया है, उनको टेस्ट नहीं देने देंगे। हाँ रैंक नहीं, उसमें से हटा देंगे ना, ऐप में से। टेस्ट कहाँ से दिलेगा? हैं? हाँ इसको तो बंद करो पहले भी।